इतनी बार रिपीट करा गया एग्जाम में, इतनी बार डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछते हैं, डिफाइन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग, व्हाई प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के देते हैं एग्जाम में। अब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? जो सबसे कम बैंड हो पा रहा है यानी कि रेड, और सबसे कम वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा बैंड हो रहा है यानी कि वॉयलेट। वॉयलेट क्या है कि एक कमजोर इंसान है, जैसे कि मैं बहुत जैसे कमजोर हूं, अब मैं भीड़ को धक्का दे रहा हूँ कि हटो हटो, मेरे को उस साइड जाना है, भीड़ ने मुझे ही धक्का दे दिया, मैं पीछे हो गया, तो मैं कहूंगा मैं इधर से जा ही नहीं रहा, मैं पीछे की गली से घूम के निकल जाऊंगा, मैं साइड से होके कोने कोने से होके निकल जाऊंगा, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं इतने लोगों को साइड करके निकलूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल K2S की टू सक्सेस अकेडमी में। लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन हमने खत्म कर लिया है वन शॉट के अंदर। आज हम करने जा रहे हैं हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। वो वाले लेक्चर को काफी ज्यादा रिलेट करते हुए इस लेक्चर को हम लेते हुए चलेंगे। तो अगर कुछ चीजें हो सकती है आपको इसमें समझ आने में थोड़ी दिक्कत करे, वो इसलिए क्योंकि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है और एग्जाम आ ही गया है, तो क्यों छोड़ना, जाओ उसको भी देखो हाथ हाथ। पर एक बार अब यहां तक आ ही गए हो तो पहले पूरी ये वीडियो देख लो, तब जाके उस लेक्चर को एक बार रिकैप कर लेना। और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी चैनल पोस्ट हो चुके हैं, चेक नहीं करा तो अभी जाके चेक करो। आज हम करेंगे वन शॉट के अंदर हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आज हम अच्छे से जानेंगे कि हम बस जिस चीज से देखते हैं वो ऑब्जेक्ट है क्या, ये चीज है क्या जिससे हम देख रहे हैं, हमको देखने में इतनी मदद कर रहा है, हम जिसपे इन केस किसी पे जैसे आंखों के डिफेक्ट्स हो जाते हैं, देखने में दिक्कत होती है, तो उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए कि इतना अच्छा जो चीज हमारे को दे रखी है ऊपर वाले ने, कि कैसे कैसे इसका यूजेस है और इसके कुछ डिफेक्ट्स भी पड़ेंगे, कैसे कैसे इसके डिफेक्ट्स होते हैं, उसको करेक्ट कैसे करा जाता है, और पूरा अपना कलरफुल वर्ल्ड की कैसे फिनोमिना होते हैं, सब लेके मजेदार तरीके से पूरा चैप्टर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लाइफ को रिलेटेड करते हुए चलेंगे। कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक, सबसे चैप्टर का जो बेसिक क्या है, चैप्टर का नाम ही क्या है, नाम से स्टार्ट करते हैं कि नाम समझ गए तो बहुत सी चीजें आप ऐसे ही समझ जाओगे। तो नाम तो हमारा ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई समझते हैं ना। सबसे पहले एकदम अच्छे से काट फाट के एकदम अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे आज, पूरी ह्यूमन आई को एकदम अंदर से खोल के देखेंगे कि असल में दिखती क्या है, ये बॉल जैसी चीज जो हमारी आंख हम कहते हैं जिसे, वो होती क्या है, अंदर से होती कैसे, इसके अंदर के पार्ट्स तक पढ़ेंगे आज हम। देख रहे हो कि हमारी फिजिक्स किस लेवल पे पहुंच गई कि हम आंखों के अंदर तक जाएंगे आज पढ़ते हुए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ नजर मारते हैं। ह्यूमन आई क्या है? द मोस्ट सेंसिटिव एंड वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द ह्यूमन आई। सबसे सेंसिबल, सबसे इतनी नाजुक चीज होती है ना कि जरा सा टच हो जाए तो दुखने लग जाता है, आंखों से पानी आ जाता है, आंख लाल हो जाती है, जरा सा कुछ कंकड़ चले जाए या किसी की उंगली लग जाए जरा सी भी, तो इतना ज्यादा सेंसिबल ऑर्गन होता है। वो एक कैमरे की तरह होता है जिसमें एक लेंस भी लगा होता है, जो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे जब इसका पोस्टमार्टम करेंगे ना। अभी तो पूरा चैप्टर बचा है, आराम से पूरा चीर फाड़ करेंगे इस ह्यूमन आई की। तो ये आप समझ गए ह्यूमन आई एक्चुअली है क्या। ये हमारा वो कैमरा है, वो हमारा पॉइंट है जहां से हमको मदद आती है किसी भी चीज को देखने के लिए, कोई भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि हम जब हमारा देखो हमारा जो ब्रेन है वो इस तरीके से बना हुआ है कि सारी चीजें जनरलाइज करता है और फिर ऑर्डर्स देता है हमारे सारे पार्ट्स को कि आपके सामने कोई भी चीज आ रही है अचानक से, तो उससे आपको जैसे कोई चीज आ रही है तो आपको मुड़ना है, बचना है, उछलना है, गड्ढा आ रहा है, तो वो सब देखने के लिए ह्यूमन आई को ऑर्डर मिलता है कि सारी चीजें तुम देखो और मेरे को बताना। ह्यूमन आई को जरा कुछ लगता है कि अरे सामने गड्ढा आ रहा है, अरे सामने दीवार आ रही है, तो हमें मुड़ना चाहिए, तो ह्यूमन आई ब्रेन तक पहुंचा देता है बात को, और ब्रेन फिर ऑर्डर देता है पैरों को कि तुम इधर को मुड़ जाओ, तुम उछल जाओ, ऐसे करके ऑर्डर देता है। तो मेन स्टार्टिंग तो आपकी ह्यूमन आई से हुई ना। सबसे पहले आप देखोगे सेंस जो आपका ऑर्गन है ये वाला, इसी से तो आप पहले महसूस करो कि आगे प्रॉब्लम क्या आ रही है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतना सेंसिबल ऑर्गन है आपका ह्यूमन आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा अंदर से एक बार आप देखो ये दिखता कैसे है, कितने सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत से और भी पार्ट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं हो रखे। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना ज्यादा, आपको इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आपकी जो एग्जाम में आना है वो बस इतना रिलेटेड आना है। बाकी आप हायर क्लासेस में जाओगे, अब आपको इसके ऊपर पीएचडी तो करनी नहीं है कि आप ह्यूमन आई के ऊपर पूरी पीएचडी करने बैठो, जितना एग्जाम में आ रहा है उतना हम लेके चल रहे हैं साथ ही साथ आपके। तो आइए पूरा अच्छे से देखते हैं ह्यूमन आई एक्चुअली होती कैसे है। सबसे पहला पार्ट आता है, देखो जब आप किसी की भी आईज देखो या आप अपनी भी आईज देखो, मिरर के आगे खड़े होकर, जरूरी नहीं दूसरे की आंखें देखो, ठीक है, आप मिरर के आगे खड़े होकर अपनी आंख देख रहे हो, सबसे पहले आपको क्या दिखता है? ये सर सबसे पहले आंखों के ऊपर आंखों की पलकें दिख रही हैं, हाँ आईलिड है, उसके बाद मतलब अब आप आंख देख रहे हो ना, आंखों की पलकें थोड़ी। सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? आपको आंखों के ऊपर एक लेयर दिखेगी, एक पानी, ऐसा लगता है कि पानी की लेयर चढ़ी हुई है, जैसे आपके फोन के ऊपर टेम्पलेट चढ़ा हुआ है,
ग्लास का, स्क्रीन बचाने के लिए। ऐसे ही हमारी आंख भी एक कैमरे की तरह है ना, स्क्रीन ही तो है एक, तो उसको बचाने के लिए भी तो एक टेम्पलेट चढ़ना चाहिए ना एक। तो वो ट्रांसपेरेंट मिरर जैसा एकदम हल्का सा पतली लेयर जो होती है, पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में होती है थोड़ी, वो लेयर जो चढ़ी होती है वो होती है आपकी कॉर्निया। कॉर्निया आपकी जो आई बॉल होती है ना, उसके ऊपर पूरी जो एक पतली सी लेयर चढ़ी होती है वो आपकी कॉर्निया होती है। समझ गए हो कि कॉर्निया का काम क्या होता है कि बचाना, सेव करना, कोई डस्ट पार्टिकल आ रहा है उसको सेव करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब उसके बाद चलो, अब उसके बाद आपको क्या दिखता है, उसके बाद जैसे ही आपने कॉर्निया के बाद और अंदर पहुंचे तो उसके बाद आपको दिखेगा सफेद पोर्शन, आपकी आंखों में जितना भी सफेद पोर्शन होता है, जितना भी ये सारा वो पोर्शन आपको दिखेगा, वो क्या होता है, वो होता है आपका आइरिस। एक ऐसा पार्ट होता है जो मदद करता है कि आपकी जो ब्लैक बॉल है ना अंदर, आई बॉल के अंदर जो ब्लैक हिस्सा है उसको कंट्रोल करता है, छोटा बड़ा करता है साइज के हिसाब से, कि तेज रोशनी आ रही है तो उसको छोटा कर देगा। आपने देखा होगा कि जब आप धूप में बैठे हो बहुत देर तक, या आप बाहर खेलने गए हो बहुत देर के बाद, जब जैसे घर आए हो ना, तो अचानक से आंखों के आगे सब धुंधला धुंधला लगता है, अचानक से अंधेरे में आए तो धुंधला लगता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी आई लेंस है ना, ये आगे की आई बॉल ब्लैक वाली, वो ब्लैक पोर्शन एडजस्ट हो रहा होता है, वो साइज इंक्रीज डिक्रीज कर रहा होता है। वो जो आइरिस है आपका, वो उस ब्लैक पोर्शन को छोटा या बड़ा कर रहा होता है, जिस वजह से आपको ब्लरी दिखता है। आप अचानक से अंधेरे कमरे में बैठे, अचानक से रोशनी में चले जाओ तो तब भी तो धुंधला दिखता है ना। तो यही है कि वो एडजस्टमेंट हो रही होती है उस टाइम, इसलिए आपको धुंधला दिखता है। तो वो वर्क क्या होता है, वो आइरिस का वर्क होता है, वो आपका इस सफेद पोर्शन का वर्क होता है कि उस ब्लैक एरिया को कंट्रोल करे। नेक्स्ट आता है आपका प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? प्यूपिल ये वही आपका ब्लैक एरिया है जिसके बारे में हमने बोला ना कि आइरिस कंट्रोल करता है। ये प्यूपिल वही ब्लैक एरिया है जो मेन आपका जो पार्ट है, ये वाला एरिया जो होता है जहां से आप चीज को देखते हो, मेनली जो आपकी कोई चीज, कोई सामने कोई ऑब्जेक्ट है ना आपके, उसकी रेज जो है वो इसी एरिया से एंटर करती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो प्यूपिल वाला एरिया होता है ये पूरा ब्लैक ही क्यों होता है? हमारी आइरिस देखो पूरी व्हाइट है, आइरिस है, आई बॉल तो पूरी इतनी बड़ी है ना, तो आई रेज पूरे में से एंटर होनी चाहिए, सिर्फ प्यूपिल से क्यों जा रही? क्यों? क्योंकि हमने जब लाइट वाला चैप्टर पढ़ा था ना, तो हम जो ब्लैक होल है उससे रिलेट करते हुए एग्जांपल से अच्छे से समझा था कि जो ब्लैक कलर होता है ना, वो लाइट को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है। जैसे आपका ब्लैक होल है ना, उसके आर पार सूरज की रोशनी भी नहीं जा पाती, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो हीट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। आप ब्लैक कपड़े, जैसे मैंने ये ब्लैक ड्रेस पहनी है, इस टी शर्ट को पहन के अगर मैं धूप में निकल जाऊं ना, तो मेरे को इसमें गर्मी लगेगी इन कंपैरिजन टू मैं कोई हल्का कपड़ा पहन लूं, व्हाइट, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन ऐसा पहन लूं उसके मुकाबले। क्यों? क्योंकि गर्मी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जो सन की यूवी रेज है ना वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो इसमें मेरे को ज्यादा गर्मी लगेगी। तो जो हमारा ब्लैक पोर्शन है, सारी रेज वही तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, व्हाइट लाइट तक इतना पहुंच नहीं पाती। तो मेन इसलिए, और इसको बनाया भी ऐसा, बनी भी ऐसे है, इसका ब्लैक पोर्शन है इस वजह से कि आपकी जो मेन लाइट है वो एंटर ही इधर से करे। आई बॉल का वर्क ही ऐसा हो, पूरा फंक्शन ही ऐसा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एक्वेस ह्यूमर। ठीक है, एक्वेस ह्यूमर क्या होता है? जो आपकी कॉर्निया वाली आपकी जो ऊपर परत चढ़ रही है ना, उससे, और जो आपकी प्यूपिल है, ये आपके कॉर्निया की जो परत है ऊपर, और ये जो प्यूपिल है, इसके बीच में ये जो पोर्शन है ना लिक्विड वाला, ये जो लिक्विड है उसी को आप एक्वेस ह्यूमर कहते हो। एक ऐसा फ्लूइड टाइप जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है फ्लूइड के मुकाबले, वो ऐसा एक्वेस ह्यूमर लिक्विड होता है जो मेंटेन रखता है। आई बॉल क्या होता है ना कि बहुत देर तक आप आंख खोल के रखो तो आंख सूखने लगती है, बहुत ज्यादा दुखने लगती है। जैसे आप पल के बंद करोगे एक बार तो वापस थोड़ी नम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो लेयर है ना वो थोड़ी हिलती डुलती है उस वजह से। जैसे जैसे वापस ये एक्वेस ह्यूमर मूव करता है तो वापस आपकी आई बॉल नॉर्मल होती है। तो ये हो गया आपका एक्वेस ह्यूमर। नेक्स्ट आता है आपका क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है? जो आपने ऑब्जेक्ट देखा, ये आपकी प्यूपिल से एंटर करी रेज, रेज जैसी एंटर करेगी ना, तो सबसे पहले एक लेंस आता है जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस कहता है, कहलाया जाता है, जो लगभग लगभग कॉन्वेक्स शेप का होता है। एक्चुअली कॉन्वेक्स शेप का नहीं होता, ना किसी बुक में लिखा गया है कि कॉन्वेक्स शेप का होता है, फिर भी इसको चैप्टर में स्टडी ऐसे करा जाता है कि ये कन्वेक्स शेप है, कन्वेक्स की तरह ट्रीट करा जाता है, क्योंकि इसका शेप और वर्किंग ही कुछ इस तरीके से है कि ये कन्वेक्स की तरह वर्क करता है, कन्वेक्स लेंस की तरह आपका वर्क करता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो रेज आ रही है ना, उसको एक फोकस पॉइंट पे, एक मेन जगह पे, जो आपकी स्क्रीन है, अभी आप देखेंगे कहां होती है स्क्रीन, उस स्क्रीन पे जाके आपकी इमेज को फॉर्म करना, यही इसका मेन वर्क होता है आपके क्रिस्टलाइन लेंस का। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या होती है? जो आप आई बॉल है व्हाइट पोर्शन, उसके ऊपर नीचे देखा है ना आपने, जो रेड पोर्शन होता है वो थोड़ा आपको थोड़ा सा दिखता होता काफी है। वो पोर्शन का क्या वर्क होता है कि मसल्स, नाम से पता चल रहा है कि एक मसल है, मसल का काम क्या होता है? वर्क करना, मसल से आप वर्क ही तो करते हो। तो इसका वर्क होता है कि आपकी आई लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है, ये वाला पोर्शन जो है आपका, इस पूरे को ये एडजस्ट करता है। एडजस्ट कैसे करता है अभी हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, पावर ऑफ एकोमोडेशन जो आपका टॉपिक है, वहां पे इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है कि इसको कैसे एडजस्ट करता है और जरूरत पड़ती क्या है एडजस्ट करने की, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई कि इसको एडजस्ट करना पड़ रहा है, वो चीज अभी हम अच्छे से समझेंगे। अभी आप इतना समझो यहाँ पे कि सिलेरी मसल्स का वर्क होता है इस लेंस को
पतला करना, मोटा करना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना इसके साइज को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जो आपकी आई बॉल का जो शेप है स्फेरिकल, ये तो आगे के पार्ट्स हो गए, कुछ पीछे के पार्ट्स है, बीच में तो आपका फ्लूइड भरा हुआ है ना, वो फ्लूइड आपका विट्रस ह्यूमर होता है। और आपने कई बार देखा होगा कि जब आप सूरज की तरफ देखते हो ना, या आसमान की तरफ देखते हो, तो आंखों के आगे कुछ वो दिखते हैं, डॉट डॉट से आते हैं बहुत सारे। जैसे कहीं भी अचानक से देखो या लगातार आप आंख खोल या बंद करो तो आपके आंखों के आगे डॉट्स आते हैं। तो क्या होता है, वो ये आपका विट्रस ह्यूमर है ना, इसके अंदर बबल्स होते हैं कुछ। ये जो बबल्स होते हैं ना, वो जब इस लेंस के सामने आने लगते हैं तो उसकी शेडो बनती है। जैसे ही इसके सामने वाले पोर्शन पे आ गए ना, तो उसकी वजह से आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देता, जिस वजह से आपको वो डॉट डॉट से दिखाई देते हैं। ये वही आपके विट्रस ह्यूमर्स के अंदर जो बबल्स है उन्हीं की वजह से होता है ये। नेक्स्ट आता है आपका रेटिना। रेटिना क्या है? रेटिना आपकी आई बॉल की ये पूरी एक स्क्रीन है। ये पूरी स्क्रीन है जहां पे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। कोई प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर एक के सामने एक सफेद पर्दा लगा होता है, जैसे सफेद पर्दा है मानो, यहाँ प्रोजेक्टर रख दूं मैं, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी ना, उस प्रोजेक्टर से जो रेज आ रही है, तो प्रोजेक्टर की जो लेंस है, जो उसका फेस है, वो आपका हो गया ये लेंस। और जो ये आपका रेटिना वाला पोर्शन है ना पूरा, वो ये आपका सफेद पर्दा होगा जहां पे आपकी इमेज जो भी आप देख रहे हैं फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से जो इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या करती है कि यहाँ से एक पास जाता है आपका, जहां से कुछ नर्व्स होती है जिनको आप ऑप्टिक नर्व्स कहते हो, जिनका काम क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ना। सिग्नल्स कैसे कि जो इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है उस इमेज को कन्वर्ट करता है वो सिग्नल्स के अंदर, और वो सिग्नल्स जाते हैं यहाँ से डायरेक्ट ब्रेन के पास। तभी तो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना कि आगे है कि एक्चुअली आप चल रहे हो, कुछ आ गया तो ब्रेन को कैसे पता चलेगा। तो ये वही पाथ है जहां से ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, ऑप्टिक नर्व्स जितने भी आपकी ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करती है। अब ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये आपका रेटिना वाली स्क्रीन और ऑप्टिक नर्व के कनेक्शन वाला जो जॉइंट पाथ है, ये होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा जाता है? कि जब भी आपकी कोई इमेज बन रही है ना, वो या तो ऐसे करके बनेगी, यहाँ पे जाके स्क्रीन पे बनेगी, ऐसे जाके कहीं स्क्रीन पे बन जाएगी, यहां जाके कहीं स्क्रीन पे बन जाएगी। लेकिन अगर ये इधर जाके ब्लाइंड स्पॉट पे पहुंच गई ना, इसका पॉइंट, तो क्या होगा कि इमेज फॉर्म नहीं होगी, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आंखों के जो डिफेक्ट होते हैं ना, कि लोगों को दिखना बंद हो जाता है, वो क्या होता है कि उनका जो लेंस है वो ऐसे खिसक जाता है, जिस वजह से उनका जो पॉइंट होता है जहां इमेज फॉर्म होनी है वो ब्लाइंड स्पॉट पे आ जाता है, जिस वजह से उनको दिखना बंद हो जाता है। तो ये होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। तो आपको उम्मीद है पूरा अच्छे से ह्यूमन आई समझ में आ गया होगा, पूरा अच्छे से हमने पोस्टमार्टम कर दिया ना, हमने कहा था करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, कोई पार्ट नहीं बचा होगा जो आपको अच्छे से समझ नहीं आया। सिलरी मसल जो अभी हम टॉपिक अभी अच्छे से पढ़ेंगे वो भी आपको अच्छे समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने अच्छे समझ लिया ना, अब डायग्राम तो हमने समझ लिया, एग्जाम में डायग्राम भी आएगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट मार्क कर लेना कि इंपॉर्टेंट डायग्राम बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा चांस है, 90% चांस है एग्जाम में आने के। अब थ्योरिकली भी थोड़ा समझ लेते हैं, थ्योरी यहाँ पे मेंशन हो रखी है, तो एक बार बस जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं, बाकी मेन जो फंक्शन है वो तो हम समझ ही चुके हैं अच्छे से। कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है? द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर द आइरिस प्यूपल एंड एंटीरियर चेंबर्स, अंदर के जितने चेंबर्स है सबको कवर करता है, आइरिस प्यूपल को कवर करता है, ऊपर की जो लेयर है वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइरिस। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द आइरिस इज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल का ब्लैक जो ब्लैक पोर्शन है उसको कंट्रोल करता है, उसको छोटा बड़ा करता है। आइरिस जो है व्हाइट पोर्शन जो होता है आइरिस आपका कंट्रोल करता है कितनी लाइट एंटर करे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्यूपिल। द ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस that allows light to enter the eye, वही ब्लैक पोर्शन आपका प्यूपिल होगा, जो लाइट जहां से लाइट आपके एंटर कर रही है। अगला है आपका लेंस, जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है, कॉन्वेक्स शेप का होता है थोड़ा वो। अ क्लियर स्ट्रक्चर बिहाइंड द आइज दैट फर्दर फोकसेस लाइट ऑनटू द रेटिना। रेटिना जो आपकी स्क्रीन है ना जहां इमेज फॉर्म हो रही है, वही रेटिना, वहां पे आपके लाइट को फोकस कर रहा है। इट वर्क्स लाइक द लेंस इन अ कैमरा मेड ऑफ फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट टिश्यूज। फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपेरेंट टिश्यू है। ट्रांसपेरेंट है तो कॉमन सी बात है कि आपको देखना है तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसी कलर का होगा तो आपको दिखाई कैसे देगा। बाकी फ्लेक्सिबल तो आपको पता ही है कि लेंस है, एडजस्ट हो रहा है, जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन, वो एडजस्ट क्यों हो रहा है? फ्लेक्सिबल है तभी एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका लेंस। नेक्स्ट आपका आता है रेटिना। रेटिना वही आपकी स्क्रीन, द लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ द आई दैट कंटेन फोटो एक्सेप्टर्स सेल्स। इट इज लाइक अ स्क्रीन वेयर इमेज फॉर्म। दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस। कैसा मैजिक? कि वही जो आपकी इमेज है वो सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और ब्रेन तक पहुंच रही है। लाइट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वही सिग्नल्स आपके ब्रेन तक जाते हैं, तब ब्रेन ऑर्डर देता है कि हाथ पैरों को कि तुम कुछ ऐसा वर्क करो कि सामने कुछ आ रहा है, ठीक है, वो ऑर्डर देता है फिर ब्रेन। अगला है आपका ऑप्टिक नर्व, द नर्व दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन व्हिच इंटरप्ट्स देम एज इमेज। देखो अब कैसा मतलब थोड़ा मैजिकल सा होता है ना, कि इमेज आपकी सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रही है, सिग्नल्स तक ब्रेन में जा रही है। अब ब्रेन जो है सिग्नल्स को जनरलाइज कर रहा है, उसके बाद वो खुद इमेज ब्रेन अपना आंखों के सामने बना ले रहा है कि क्या चीज हो रही है। सिग्नल्स के फॉर्म में गया ना, अब देखो इमेज तो आंखों में बनी थी,
और उस सिग्नल के फॉर्म में गया ब्रेन तक। अब ब्रेन ने खुद उन्हीं सिग्नल से पता लगाया कि एक्चुअली सामने है क्या। तो देख रहे हो कितना मतलब जादू सा लगता है कि क्या हो रहा है। ऐसी है फिजिक्स, थोड़ी मजेदार सी। चलिए, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जितने आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके ना, वो सारे हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए हैं। अब आते हैं आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या मैं तब से बोल रहा हूँ, सोच रहे हो कि सर तब से बता रहे कि कुछ पावर ऑफ अकोमोडेशन तब से बता रहे हैं क्या, ये समझाओ सर, मेन उस पर था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन की थ्योरी तो आप पढ़ ही सकते हो, हमारा काम है आपको समझाना। तो थ्योरी आप पढ़ो, अपने नोट्स में लिखो, हम तो आपको समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले आपका लेंस बना लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने दो लेंस फॉर्म करे, दोनों कन्वेक्स शेप के हैं लगभग। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना कि हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसको कुछ शेप ऐसा है, उसका वर्किंग ऐसा है कि हम उसको कन्वेक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे दो लेंस बने, एक पतला बना है, एक चौड़ा बना है। चौड़ा और पतला, देखो एक कॉमन सी बात है कि लेंस जितना ज्यादा पतला होगा, जितना ज्यादा पतला होगा उतनी ज्यादा रे ऑफ लाइट को बेंड कर पाएगा। ठीक है, कोई रे आ रही है ना, तो जितना कम पतला होगा, मतलब लाइट कम ट्रेवल कर रही है इस मीडियम के अंदर से, इस मीडियम से कम ट्रेवल कर रही है, कम बेंड होगी। कम बेंड होगी यानी कि दूर जाके बनेगी कहीं। अब ऐसे रे आई, कम बेंड हो पाई तो कहीं दूर जाके फॉर्म होगी। ऐसे कोई पैरेलल रेज अगर आ रही है ऐसे, तो दूर जाके उसका फोकस पॉइंट क्या आएगा कि वो बनेगा दूर। ठीक है, ये आपका फोकस पॉइंट हो गया। फोकस पॉइंट है इसका दूर, क्यों? क्योंकि पतला लेंस है तो कम मोड़ पा रहा है, कम डाइवर्ज कर पा रहा है इसके पाथ को, जिस वजह से जो आपकी फोकस पॉइंट है वो दूर हो गया। वहीं जो आपका थिक वाला है, यहां से अगर आपकी ऐसे पैरेलल रेज आ रही है ना, ये देखो आपकी पैरेलल रेज आई। अब इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि लाइट बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रही है इस मीडियम में से, इसमें से मीडियम से इतना ज्यादा ट्रेवल कर रही है जिस वजह से ये ज्यादा बेंड हो जाती है। ज्यादा बेंड होने की वजह से इधर ही मीट कर जाती है। अब ये इधर ही अगर मीट कर रही है ना, तो इसका मतलब यही है कि ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे आपका फोकस आ गया। पैरेलल रेज का तो कॉन्सेप्ट यही ना, हमने पढ़ा था ना लाइट रिफ्लेक्शन में, जब हमने लेंसेज के बारे में पढ़ा था कि पैरेलल रेज यानी कि इनफाइनाइट से कहीं से लाइट आ रही है, इनफाइनाइट से अगर आपकी लाइट आ रही है तो फोकस पे बनेगी। तो ये जहां जाके बन रही है वो आपका फोकस पॉइंट हो गया। अब देखो इसका फोकस है पास, उसका फोकस है दूर। फोकस है दूर यानी कि हमको देखने में आसानी क्या होगी, फोकस की चीज ही आसान होगी, लाइट रेज वहीं तो जाके मिल रही है ना। अब आपकी जो आई लेंस है, आपकी जो क्रिस्टलाइन लेंस है ना, वो कब पतली हो कब चौड़ी हो, उसी के एडजस्टमेंट को, जो सिलेरी मसल्स वर्क करते हैं उसी के एडजस्टमेंट को आप पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। अब ये कैसे होता है? मानो कि मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, और ये पेन मेरे इतने पास है, ये स्टाइलर मेरे इतने पास है। अब ये पास में है, तो मेरे को क्या चाहिए कि मेरा जो फोकस पॉइंट है ना, फोकस पॉइंट होना चाहिए कम, पास में होना चाहिए, तभी तो मैं इसको क्लियर देख पाऊंगा। मेरे को इसको देखना है, फोकस पॉइंट होना चाहिए कम। फोकस पॉइंट किसमें कम है? फोकस पॉइंट है आपके इस वाले में, जिसमें आपका थिक है लेंस। तो इसका मतलब कि मेरी लेंस को होना पड़ेगा थिक। अब मैं पास की चीज देख रहा हूं ना, तो मेरे लेंस को होना पड़ेगा थिक। अब मैं पेन को ले जाऊं दूर, अब ये इतनी दूर चला गया। अब मेरे को क्या चाहिए कि मेरा फोकस पॉइंट दूर होना चाहिए, मेरा फोकस होना चाहिए दूर, तभी तो मैं इसको देख पाऊंगा अच्छे से। अब मेरा फोकस पॉइंट अगर दूर हो गया ना, तो मतलब कि मेरी लेंस की जो वो है थिकनेस वो हो गई पतली। अब आई अपने आप ही कंट्रोल कर रहा है, जो सिलेरी मसल्स है ना वो अपने आप ही एडजस्ट कर रहा है कि जैसे पास आ गया ऑब्जेक्ट तो इसको फोकस करने के लिए वो इसकी थिकनेस बढ़ा देगा, और दूर की चीज देखने के लिए इसकी थिकनेस को घटा देगा। तो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे इसका एडजस्टमेंट होता है। अब एक बार थ्योरी जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन यही था पूरा आपका। द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग द शेप ऑफ द लेंस। दिस एडजस्टमेंट इज डन बाय सिलेरी मसल्स। देखो वही बात आ गई ना, सिलेरी मसल्स का ही वर्क होता है। विच चेंज द लेंस कर्वेचर एंड थस इट्स फोकल लेंथ, की कर्वेचर बदल रहा है तभी इसकी फोकल लेंथ बदल रही है ना। अब ये चीज और ध्यान रखो कि जो आपका फोकल लेंथ होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर के। ये चीज तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी थी लास्ट चैप्टर में, कि जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर फोकल लेंथ बढ़ रही है ना तो पावर आपकी घट रही है। ये चीज आप यहां से भी समझ रहे हो कि जब ये पतला हो रहा है, पतला हो रहा है यानी कि पावर इसकी घट रही है। पावर घट रही है, अगर पावर घटेगी तो फोकल लेंथ बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर इसकी पावर बढ़ रही है यानी कि इसकी थिकनेस बढ़ रही है, यानी पावर बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है तो फोकस लेंथ, जो फोकस पॉइंट है पास आया, फोकल लेंथ जो है वो घटेगी। यही चीज थी, ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको
लिख लेना साथ में, लास्ट चैप्टर में वैसे ये फॉर्मूला दे रखा है, फिर भी इसमें लिख लो क्योंकि हम रिलेट करते हुए चल रहे हैं पूरा चैप्टर। इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो भी आपको देखना है जरूर, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि दोनों चैप्टर ये लिंक्ड है जो आपके एनसीईआरटी मेंशन है। ठीक है, ये था आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग। अब यहाँ पे स्लाइड मिल रखी है, कोई नहीं, हमने यही समझा दी। तो यही चीज है, जो चीज हमने आज समझाई ना, अच्छे से एक्सप्लेन करी, वही चीज थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो चीज मैंने बताई ना उसको मैंने वर्ड्स में कन्वर्ट करके यहाँ लिख दिया। आप चाहे ऐसे लिख लो, आप इतना कुछ लिखने की जगह बस ऐसे लिख लो कि जो आपका देखो, आपको कोई दूर की चीज देखनी है तो आपका तो कुछ भी देखते हो, कितनी भी अगर आपकी नॉर्मल आई एकदम अच्छे से, आप कोई लेंस में आंखों में कोई दिक्कत ही नहीं आपके, आप आराम से दूर तक देख सकते हो। तो आपका जो फार पॉइंट है ना, नॉर्मल आई, नॉर्मल ह्यूमन आई, उसका इनफाइनाइट होता है फार पॉइंट। और नियर पॉइंट, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, ये देखा गया है कि अप्रोक्स लोगों की जो नियर पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर। बहुतों का कम ज्यादा होता है कि 26-28 हो गया, 21-22 हो गया, पर अप्रोक्सीमेटली जो है 25 सेंटीमीटर वो आपका नियर पॉइंट। उससे अगर आप पास आओगे ना किसी भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट अगर ये 25 सेंटीमीटर पे, इससे मैं और पास लाऊंगा तो मेरी आंखों में दर्द होने लगे, क्योंकि उसकी थिकनेस ज्यादा बढ़ गई, फोकस पॉइंट ज्यादा करना पड़ा, थिकनेस ज्यादा बढ़ गई है, थिकनेस बढ़ गई है, सिलियरी मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, तो होने पड़ेगा स्ट्रेन, दर्द होने लगेगा सिलियरी मसल्स में, मेरी वही आंखों का दर्द होता है। तो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि जब दूर की चीज देख रहे हो, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी तो आइलेंस हो जाएगा पतला। दूर की चीज देखनी है तो आइलेंस होना पतला होना पड़ेगा, पतला होना पड़ेगा, यानी कि सिलियरी मसल्स हो जाएंगी आपको इस टाइम पे रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएंगी, लेंस पतला हो जाएगा, तो फोकल लेंथ जो आपकी वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे पतला हो गया तो कम बेंड हो रहा है ना, दूर जाके बेंड। अब उसी का वाइस वर्सा यहाँ पे है कि पास की चीज देखनी है तो थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि सिलियरी मसल्स को होना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, प्रेशर लगाना पड़ेगा, तभी तो थिक होगी और ज्यादा आइलेंस हो जाएगी थिक, जिसकी वजह से आपकी फोकल लेंथ घट जाएगी, फोकस पॉइंट पास आ जाएगा। तो ये चीज थी आपकी पूरी जो हमने अभी समझी पावर ऑफ अकोमोडेशन में। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि डिफेक्टेड। हमने देखो अब अच्छे से एकदम अच्छे से डीप तक उसके एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया। आई, ह्यूमन आई जो है एकदम क्लियर हो गया होगा एकदम, इसी बात में लाइक नहीं करते हो, ठीक है ना। ऐसा तुम वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो, तो लाइक कर दो, खूब मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अब हम पढ़ते हैं हमारा कि डिफेक्ट्स होते हैं कुछ आंखों की, जो सर आपने शुरुआत में बताया था कि बीमारियां भी पढ़ेंगे, किसके कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, फिर उसके करेक्शन भी पढ़ेंगे। पहले बीमारियां पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, जो आपकी मेन होती है तो कई तरीके की है बीमारी, कई तरीके की होती है। आपके एनसीईआरटी में जो मेन मेंशन है ना वो ये 3 है। आइए इन पे नजर मारते हैं। सबसे पहले आता है आपका मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया होता है कि देखो, इसका जो दूसरा नाम है उससे ही आप समझोगे इसकी पूरी डेफिनेशन अच्छे से। इसको आप कहते हो नियर साइटेडनेस। साथ में इसको आप नियर साइटेडनेस भी कहते हो, ठीक है, मायोपिया को। और आपका जो सेकंड आता है हाइपरओपिया, या फिर आप हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हो, दोनों नाम चलते हैं, कोई इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है। हाइपरोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया, इसको आप फार साइटेडनेस भी कहते हो। चलिए, जो आपका हाइपरोपिया है उसको आप फार साइटेडनेस भी कहते हो। क्या होता है एक्चुअली, अब नाम से समझो। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस आपका वो पोर्शन होता है नियर की चीज, नियर की साइड, पास की चीज जिसको देख सको आप आसानी से। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस जो आप पास की चीजों को अच्छे से देख पाओ, वो होता है मायोपिया। मायोपिया, अब ध्यान से सुनना, मायोपिया आपका वो डिफेक्ट होता है जिसमें आप पास की चीज तो अच्छे से देख पाते हो, दूर की चीज को देखने में आपको होती है दिक्कत। इसलिए इसको एक तो नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। ये तो आपको क्लियर हो गया, नाम से आपको याद रहेगा। ऐसी हाइपरोपिया में क्या होता है कि आप दूर की चीज तो देख पाते हो, फार साइटेडनेस है कि फार की साइड देख पा रहे हो, पास की चीज देखने में आपको दिक्कत हो रही है। अब मायोपिया आपके ज्यादातर जो स्टूडेंट्स एज होती है 9, 10, 11, 12 के बच्चे होते हैं उनको होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर एग्जाम का प्रेशर है, एग्जाम आ गए हैं, प्रेशर में क्या करते हैं, अब तो दिन रात एक कर दूंगा, मेहनत करूंगा, लग के पढ़ाई करूंगा, तो दिन रात क्या करते हैं कि ऐसे बुक खोल के आगे बैठे रहते हैं। अब जैसी बुक सामने पड़ी ना हर वक्त, तो जो आपकी आइलेंस है, सिलियरी मसल्स होता है कि क्या बार बार तेरे को एडजस्ट करो, हमेशा तो ये पास की चीज ही देखता है, हमेशा बुक ही देख रहा है, ये पास की चीज देख रहा है, तो एक काम करता हूँ आइलेंस तू ऐसी रह जा, तू कॉन्ट्रैक्ट होके ही रह जा, क्योंकि पास की चीज ही देख रहा है ना, तो दूर की चीज को ज्यादा देखनी नहीं है, तो तू पास की चीज देख। जिस वजह से कहते हैं ना, ज्यादा पढ़ने की वजह से आंखें खराब हो गई, तो जो उसका पॉइंट है ना, फोकस पॉइंट, वो पास में जाके रुक जाता है, सिलियरी मसल्स आगे ज्यादा वर्क नहीं कर पाती। तो वो होती है मायोपिया की दिक्कत, नियर साइटेडनेस, कि पास की चीज आप क्लियर देख पा रहे हो, दूर की चीज देखने में दिक्कत हो रही है।
थ्योरी आप यहां से पढ़ सकते हो कि यू कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लरी, द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ये भी चीज, ये आपकी जो ये वाली लाइन है अभी हम अच्छे समझेंगे आगे जो इसका डायग्राम है उसको, ठीक है। और हाइपरोपिया का सेम इसका वाइस वर्सा कि आप दूर की चीज देख पाते हो, यू कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी, द इमेज ऑफ द नियर ऑब्जेक्ट्स इज फ्रंट बिहाइंड द फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। ये चीज अभी समझेंगे आगे डायग्राम के साथ अच्छे से, जो आपको सेकंड पॉइंट है ये। प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया मेनली जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना उनके साथ होता है, उनको ये दिक्कत आती है। क्यों? देखो जब एज हो जाती है, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी मसल्स हो जाती है वीक। ये चीज तो आपको कॉमन सी बात है, पता ही है कि एक एज के बाद मसल्स वीक होने लगती है। तो सिलेरी मसल्स भी तो आपकी एक मसल ही है, वो भी हो जाती है वीक। अब वो हो जाती है वीक तो ज्यादा लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाती कि कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब उसको लेंस को पतला करना है, वो एडजस्ट ज्यादा कर नहीं पाती, ताकत नहीं लगा पाती, जिस वजह से आप दूर की और पास की दोनों ही चीज नहीं देख पाते। तो वो होता है आपका प्रेस बायोपिया। आप ये समझो कि ये मायोपिया और हाइपरोपिया का कॉम्बिनेशन है प्रेस बायोपिया, कि जिसको पास की और दूर की दोनों चीज देखने में दिक्कत हो रही ना, लेंस एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा कि कब पास की देखनी कब दूर की देखनी है, तो वो होता है प्रेस बायोपिया, एक कॉम्बिनेशन होता है। आइए देखते हैं कि थोड़ा डायग्राम के साथ और कॉजेस के साथ कि एक्चुअली होता क्या है। कॉजेस मैंने आपको बताया कि पास की चीज ज्यादा देखते हो, और एक कॉज ये भी होता है कि एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, ज्यादा होता नहीं, बहुत कम केसेस में ये देखा जाता है कि जो आपकी आईबॉल है ना वो नॉर्मल साइज से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इतनी आईबॉल थी पहले आपकी, तो इंक्रीज होगी ऐसे हो गई, ठीक है। अब वो इंक्रीज ऐसे हो गई, पहले आपकी इमेज ऐसे आकर इधर कहीं यहाँ रेटिना बनती थी, अब ये तो इधर ही बनेगी ना इतनी दूरी पे कि ऐसी इमेज आ रही है, वो आके कोशिश तो यही करेगी इधर बनने की, यहाँ रेटिना पर आपका यहाँ है। तो जो आपका ये सेकंड पॉइंट था ना, दोबारा पढ़ो कि द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट है, वो फ्रंट में ही बन जाती है रेटिना के। देखो कहां पहले रेटिना में बननी चाहिए थी, अब यहां देखो कहां पहले रेटिना बननी चाहिए थी। अब रेस तो जो पैरेलल आ रही है उधर ही जाके कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, अब वो बननी तो रेटिना पे थी, अब वो यहाँ बन पा रही है, रेटिना से फ्रंट में बन पा रही है, आगे बन जा रही है, जिस वजह से आपको इमेज है वो ब्लरी। अब समझ गए होगा आप, ये जो इसका सेकंड पॉइंट था ना ये वाला, ये अब आप समझ गए होगे क्या होता है कि एक तो इलांगेशन बहुत कम केसेस होता है, या फिर क्या होता है कि जो आपका कर्वेचर है ना वो आई लेंस का हो जाता है डिक्रीज बहुत ज्यादा, तो फोकल लेंथ जिस वजह से है ना आपकी हो जाती है, घट जाती है, फोकल लेंथ जो कम हो जाती है। देखो अब पहले फोकस पॉइंट ये था, अब एक ये केस तो ये बना कि आईबॉल का साइज हो रहा है चेंज। अब अगर आईबॉल का साइज चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट आईबॉल का साइज, तब क्या होता है, आपका ये आईबॉल का साइज है, ठीक है। अब पहले इमेज ऐसे आके रेटिना में बन रही थी, ये तो आपकी नॉर्मल आई हो गई। अब वही इसी की जगह अगर इसका फोकस पॉइंट हट जाए, कम हो जाए थोड़ा सा, ऐसे पैरेलल रेज आ रही है, अब फोकस पे बनना चाहिए, तो पॉइंट क्या कह रहा है कि जो आई लेंस है वो डिक्रीज कर देती फोकल लेंथ हो जाती है डिक्रीज। ऐसे बताया ना मैंने कि पास की चीज की देखने को आदत पड़ रही है ना, उसे उसके पास की चीज की देखने की आदत पड़ रही है, तो पास की चीज तो उसको क्लियर देगी, जैसे वो दूर की चीज देखने की कोशिश करेगा ना, दूर की चीज उसको ऐसे दिखेगी कि उसका फोकल लेंथ हो चुका है कम, पास की देख रहा है तो फोकल लेंथ तो कमी हो जाएगी ना, तो फोकस पॉइंट खिसक के आ जाता है आगे, अगर आई बॉल चेंज ना हो रही हो साइज। अब इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, करेक्शन होती कैसे है इसकी। देखो हमने ये चीज तो पढ़ रखी है ना कि यहाँ पे जो आपकी लेंस होती है ये कन्वेक्स लेंस होती है, लगभग कन्वेक्स लेंस की शेप की होती है। फोकल लेंथ हो गई है, घट गई है, फोकल लेंथ घट गई है, यानी कि इसकी थिकनेस हो गई इंक्रीज, तभी तो इसकी फोकल लेंथ घट गई है। फोकल लेंथ घट गई है तो हमें क्या करना है कि फोकल लेंथ बढ़ाना है, फोकल लेंथ को दूर ले जाना है, तभी तो रेटिना में पहुंचेगी। फोकल लेंथ को दूर ले जाने के लिए हमको थोड़ी रेस को डाइवर्ज करनी पड़ेगी, अभी बहुत ज्यादा कन्वर्ज हो जा रही है ना, तो उसको थोड़ी डाइवर्ज करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ बनेगी। तो हम इसी जितनी दूर बन रही है ना वहां तक पहुंचाने के लिए उसी हिसाब से, उसी के पावर के हिसाब से यहाँ पे एक कनकेव लेंस लगा देते हैं, जिसकी कॉम्बिनेशन की, इस कन्वेक्स और कनकेव की कॉम्बिनेशन की वजह से अब ये थोड़ा डाइवर्ज करेगी और ये जितना कन्वर्ज कर रही है तो वो कर ही रही है। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना है ना वही क्या करता है कि जो आपकी रेज आ रही है ना ये इन रेज को पहुंचा देगा इधर, रेटिना पे ही फॉर्म करेगा। तभी जो आपका मायोपिक आई होती है ना उसमें हम कनकेव ही लेंस पहनते हैं उसके करेक्शन के लिए, यूजिंग कनकेव लेंस फॉर सुटेबल पावर, उसी पावर के हिसाब से कि आपकी इमेज रेटिना में जाके बनी। तो ये पूरा फिनोमिना था मायोपिया का, ठीक है। अब इमेज से आप समझ सकते हो कि नॉर्मल जो फार पॉइंट होता है
फार पॉइंट मायोपिया आई का कैसे चलता है, देखो अभी आप पास की चीज देख रहे हो, कोई पॉइंट पास की, यहाँ पे मानो आपकी कोई पेज वेज है, कोई पास की चीज देख रहे हो, तो नॉर्मल आपका जो मायोपिक आई है वो इमेज रेटिना भी बना रही है। पर आपने जैसी कोशिश करी कोई दूर की चीज, कोई इनफाइनाइट में कोई ऑब्जेक्ट रख रहा है उसको देखने की कोशिश करी, तो फोकस पॉइंट तो इसका घट ही चुका था, तो जिस वजह से ये इमेज को कर देगा पास में कन्वर्ज। अब ये पास में ही बन जा रही है ना, अब रेटिना जाओ पास में बन पा रही है। तो अगर हम इसके आगे कनकेव लगा दें, कनकेव लेंस लगाते ही डाइवर्ज करना, देखो अब पहले पैरेलल आ रही थी, तो ये डाइवर्ज करना चालू कर देगी। डाइवर्ज, अभी अगर डाइवर्ज हो रही है ना, तो आई को लगेगा कि कुछ यही यही कहीं बन रही है इमेज, देखो ऐसे हो रही है ना डाइवर्ज की, डाइवर्ज होने के बाद ऐसे ही लगेगा कि यही कहीं बन रही है, जिस वजह से इमेज की फॉर्मेशन आपके रेटिना पे हो जाती है। ये पूरा इमेज आप समझ गए अच्छे से। आइए नेक्स्ट आपका हाइपरोपिया पे चलते हैं। हाइपरोपिया का भी सेम केस है, बस अगर आप मायोपिया अच्छे से समझ गए ना, तो हाइपरोपिया में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। इसमें क्या होता है कि आईबॉल का साइज छोटा हो जाता है, जैसे उसमें साइज बड़ा होता है तो दिक्कत आ रही थी कैसी, ऐसे इसमें आईबॉल का साइज हो जाता है छोटा, छोटा हो जाता है। तो यहाँ देखो, ये पहले साइज था आपका आईबॉल का, अभी हो गया छोटा। पहले आप ऑब्जेक्ट ऐसे आके यहाँ रेटिना बन रहा था, अब ये दूरी तो सेम रहेगी, इसका जो फोकस पॉइंट है मानो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये तो 10 सेंटीमीटर पे बनाएगा, पैरेलल रेज आ रही है ऐसे, तो पैरेलल रेज तो ऐसे 10 सेंटीमीटर पे फोकस जो पॉइंट है उसका 10 सेंटीमीटर जाके कहीं बनेगा ना, तो फोकस लेंथ, फोकल लेंथ जो है ना वो आईबॉल के साइज से ज्यादा हो गया, वो आई के बाहर ही जा रहा है उसका फोकस पॉइंट, तो इमेज के आगे कुछ ऐसा ऐसा बनेगा कि दो रेज मीट ही नहीं कर रही है, मीट ही नहीं करी तो यह इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो ये दिक्कत आती है कि फोकल लेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादा डाइवर्ज हो रही है जिसकी वजह से दूर जाके बन रही है। अब इसको हमको क्या करना है कि और ज्यादा कन्वर्ज करना है ताकि पास आके रेटिना में बने। तो यहाँ पे हम एक लेंस लगा देंगे जिसको आप कन्वेक्स लेंस कहोगे, कि ताकि ये और ज्यादा कन्वर्ज करे, इसकी पावर बढ़ जाए, जो आपकी यहाँ ऑलरेडी लेंस लगी हुई थी इसकी पावर बढ़ जाएगी, तो ये और ज्यादा कन्वर्ज करेगा जिसकी वजह से इमेज आपकी रेटिना पे जाके फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये भी आप समझ गए अच्छे से। यहाँ डायग्राम समझ लो कि कैसे जब आप हाइपर हाइपरमेट्रोपिक आई से जब देख रहे हो आप पास की चीज, तो आपको ऐसे दिख रहा हो, दूर की चीज जैसे आप देखने जा रहे हो ना, अभी आप दूर की चीज देख रहे हो तो आपको ऐसे आराम से दिख रही है, आपने ऐसी पास की चीज देखी इसके मुकाबले देखो अभी पास का पॉइंट आ गया, तो ये फोकस पॉइंट तो जितना था उसी हिसाब से एडजस्ट हो गया पीछे की साइड को, तो हमने आगे इसकी पावर बढ़ाने के लिए, इस लेंस की पावर बढ़ाने के लिए एक और कन्वेक्स लेंस लगा दिया जिसकी वजह से रेटिना में जाके इमेज फॉर्म हो गई। तो ये पूरा आपका फिनोमिना था। बाकी प्रेस बायो पे आप यही था ना कि दोनों का कॉम्बिनेशन ही समझ सकते हो। तो इसका देखो करेक्शन कैसे हो सकती है, कॉजेज तो देखो बताइए कि सिलेरी मसल्स की वीकनिंग की वजह से हो जाता है, ठीक है, दिक्कत तो ये आपको पता चल गई थी अच्छे से। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, या तो हम कन्वेक्स और कनकेव दोनों अब दोनों कैसे बन सकते हैं। बहुत तो लोग होते हैं कि क्या करते हैं ना कि दो गॉगल्स बनवा लेते हैं कि जब पास की चीज देखनी है तो मायोपिक आई के वजह से अपना कनकेव लेंस वाला गॉगल्स पहन लेते हैं, और दूर की चीज देखनी है तो कन्वेक्स वाला देख लेते हैं। ऐसी जब बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी एक ही चश्मे के अंदर बाई फोकल लेंथ वाला एक गॉगल बनवाते हैं जिसका अपर पोर्शन डिफरेंट लेंस का होता है, लोअर पोर्शन डिफरेंट का, अकॉर्डिंग टू उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि उसको जब दूर की चीज देखेगा तो ऊपर वाला पोर्शन आपका हाइपरमेट्रोपिया की आई हो गई ना, हाइपरोपिया की जो आई है तो दूर का देखने के लिए ऊपर वो लगा देगा कन्वेक्स लेंस, और नीचे देखने के लिए लगा देगा कनकेव लेंस। ठीक है, तो ये होता है कि बाईफोकल लेंस पहन लेगा कि अपर पोर्शन जो है वो आपका कनकेव हो गया, लोअर पोर्शन आपका कन्वेक्स हो गया। ये हो गया आपका प्रेस बायोपिया। अब जो हमारा आई का पोर्शन था डिफेक्ट्स के साथ, कॉसेज के साथ, करेक्शन के साथ, पूरा पोस्टमार्टम के साथ, पूरा हमने आई के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है और कुछ इसके बाहर आने वाला नहीं है। आपने इतना समझ लिया ना तो इसके बाद कुछ नहीं आने वाला, मेरे से आप लिख के ले लो, अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको दोबारा बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बस ये वीडियो देख ली, एग्जाम में आप फोड़ के आओगे अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं हमारा कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड क्या, हमने अब देखो हमने ये तो देखा कि हम देखते किससे हैं, अब उससे देख क्या रहे हैं, हमारे कितना आसपास का एनवायरनमेंट कितना ब्यूटीफुल है, उसके कुछ फिनोमिना पढ़ लेते हैं अच्छे से। आइए जल्दी से इसको भी खींच लेते हैं। सबसे पहले आता है रिफ्रैक्शन। हमने देखो जब लाइट वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पे हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था एक स्लैब में से, कि जो आपका एक स्लैब होता है ना, ऐसे स्लैब में से अगर ऐसे लाइट आ रही है तो ऐसे कुछ बेंड होती है, फिर वापस जैसे मीडियम चेंज होता है तो सीधी निकल जाती है, ऐसा कुछ फिनोमेना हमने पढ़ा था आपके लाइट वाले चैप्टर में। आइए यहाँ पे देखते हैं कि एक प्रिज्म को लेके एक्चुअली कैसे रिफ्रैक्शन होते हुए चल रहा है। आपके सामने एक ग्लास प्रिज्म है जिसमें ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सामने वाला फ्रंट वाला और पीछे वाला एकदम फ्लैट सरफेस है और उसका बेस जो है फ्लैट है। ये ऐसे करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से आपने इस साइड से रे मारी। अब ये जो आपका एंगल होता है ना, जो प्रिज्म के जो जहां से जिन दो पार्ट से रे निकल रही है बाहर, उस वाले पार्ट को आप एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हो। ये आपका होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, जिस एंगल से वो निकल के जा रही है।
सबसे पहले आपकी इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रे आई, सबसे पहले आपके नॉर्मल पे टकराएगी, ये है आपका नॉर्मल और ये रहा आपका नॉर्मल। नॉर्मल पे टकराने के बाद जो आपका एंगल फॉर्म होगा नॉर्मल के साथ, वो क्या होता है, आपका इंसिडेंट रे का जो इंसिडेंट एंगल होता है। ठीक है, अब टकराने के बाद जैसे मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होने के बाद जो उसने एंगल बनाया, बेंड होने के बाद थोड़ा सा बेंड हुआ, एक्चुअली पाथ उसका ऐसे जा रहा था, पर बेंड होने के बाद उसका पाथ ऐसे हो गया। जैसे उसका पाथ ऐसे हुआ, अब वो जो नॉर्मल से एंगल बना रहा है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और इसको आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 क्या दो, क्योंकि अभी दोबारा ये रिफ्रैक्शन करेगा, क्योंकि जैसे दोबारा हम मीडियम चेंज होने जा रहा है ना, जो अगला नॉर्मल आया इसके साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 हो गया। एक्चुअली तो इंसिडेंसी था, पर ये एक बार रिफ्रैक्शन कर चुका है, दोबारा रिफ्रैक्शन कर रहा है, तो सेकंड रिफ्रैक्शन। उसके बाद जब भी बाहर निकलना है ना, तब जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, कि किस एंगल से वो एग्जिस्ट कर रहा है इस प्रिज्म को लेकर। तो कुछ इस तरीके से पाथ आता है कि जैसे यहाँ टकराया एंगल के साथ आई, R1 से कुछ बेंड हुआ, फिर R2 से दोबारा जो टकराया उसके बाद निकला एंगल ऑफ इमरजेंस जिस एंगल से एग्जिस्ट करके गया है। ठीक है, अब एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या होता है, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस जिस पाथ से डाइवर्ज करा, इसकी मेन स्टार्टिंग पाथ ये थी, कहीं ऐसे करके ये जा रहा था, और निकला कैसे, ये इस वे से निकला कि ऐसी रे ऐसी होगी ना, तो पूरा पाथ के अंदर ये जो आपका वो आया डिफरेंस आया इस पाथ का, यही होता है आपका एंगल ऑफ इमरजेंस के साथ जो निकलता है वही आपका एंगल ऑफ डाइवर्जेंस होता है। ये एंगल ऑफ डेविएशन को आप डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये डेल्टा ही आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस इतने पूछे नहीं जाते, पर इंपॉर्टेंट था तो फिर भी आपको बता दिया। तो बाकी थ्योरी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब आइए देखते हैं कि ये जब होता है ना, ये फिनोमेना जब अकर होता है और आपने व्हाइट लाइट फेंक रखी है, तो कैसे ये स्प्लिट होती है, रेनबो आपको कैसे फॉर्म होता है, वो चीज अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा आपका प्रिज्म, यहाँ से आपने व्हाइट लाइट फेंकी तो क्या होता है कि स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट क्यों होती है, कि जो डिफरेंट लाइट्स होती है ना, सबकी होती है डिफरेंट वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ हो सकता है आपने पहले पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है तो हम है समझाने के लिए, आप चिंता मत करो। वेवलेंथ को आप समझो, ताकत होती है वो लाइट्स की, किस ताकत से होके गुजर रहे हैं, किस ताकत से वो होके पार कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका रेड लाइट होती है वो सबसे कम बैंड होती है, ऐसे गई यहाँ पे आप स्प्लिट हो गई, इन सारे कलर का कॉम्बिनेशन ही व्हाइट लाइट है, जब ये स्प्लिट हो गई ना, तो रेड कलर है आपका, उसकी होती है वेवलेंथ बहुत ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा होती है, यानी कि ज्यादा बेंड नहीं हो पाती, प्रिज्म इसको ज्यादा बेंड नहीं कर पाता, तो ये लगभग स्ट्रेट ही निकल जाती है। और जो आपको सबसे नीचे जो पर्पल ब्लू और इंडिगो कलर्स है ना, ये कलर्स की होती है वेवलेंथ बहुत कम होती है, जिस वजह से बहुत ज्यादा बेंड हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बेंड होते हैं तो ऐसे करके ये रेनबो की फॉर्मेशन होती है। एक बार थ्योरी पे नजर मारते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे कि कलर बैंडिंग एक्चुअली होती कैसे है। White light is actually a mixture of all the colors of the rainbow. When white light passes through a glass prism, it undergoes dispersion, which means the different colors of light are separated. ये जो dispersion हो रहा है ना कलर्स का, कि सबकी different wavelength है, तो ये अपने हिसाब से कि जितनी उनकी प्रॉपर्टी है उस हिसाब से वो बेंड होकर चली जा रही है, जैसे सेपरेट हो पा रही। ठीक है, अब समझते हैं एक्चुअली ये कैसे होती है। देखो सबसे पहले जो आपकी रेड होती है ना, वो सबसे कम बेंड होती है, सबसे ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ, तभी जो आपकी रेड लाइट होती है, रेड उसमें रेड आपकी जो सबसे ऊपर वाले कलर होते हैं ना वही यूज कर जाते हैं। देखो आपका रेड है, ऑरेंज है, येलो और ग्रीन है, ये ऊपर के 4 कलर है, इनको क्यों नहीं करा जाता यूज, क्यों, क्योंकि इनकी होती है वेवलेंथ कम, इनकी वेवलेंथ होती है ज्यादा। तो कोई बंदा दूर से है ना देख लेगा आराम से कि लाल बत्ती हो रही है, रेड लाइट हो रही है या ग्रीन लाइट हो रही है, दूर से इनकी वेवलेंथ ज्यादा है तो दूर तक नजर आ जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है आपका। अब इनके जो बैंड होते हैं उनको आप कहते हैं स्पेक्ट्रम। जो आपका स्पेक्ट्रम होता है वो एक बैंड होता है इन सारे कलर का, इनका जो एक ऐसा कंडीशंस के साथ जो ऐसे एक सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस को आप स्पेक्ट्रम कहते हो। इसको आप याद कैसे रखोगे इसी सीक्वेंस को, उसके लिए एक ट्रिक आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन करी गई है, विव ग्योर नाम से, कि वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ऐसे करके आपका एक विव ग्योर नाम से एक शॉर्ट टर्म बनाई गई है कि यहां से आपका वॉयलेट स्टार्ट हो रहा है और यहां से रेड से खत्म हो रहा है। अब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, जो सबसे कम बैंड हो पा रहा है यानी कि रेड, और सबसे कम वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा बैंड हो रहा है यानी कि वॉयलेट। अभी जब हम इसको रेनबो से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे ना, तभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। आइए अब देखते हैं कि हमने स्प्लिट तो कर दी, रेनबो की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, थोड़ा समझते हैं कि रेनबो की एक्चुअली फॉर्मेशन हो कैसे रही है। कि देखो जब भी कोई ड्रॉप आपका बारिश हो रही होती है ना, ये मानो कि आपकी कोई ड्रॉप है, यहां पे आपका है सन, यहां से व्हाइट लाइट आती है, यहां से व्हाइट रेज आपकी आई, इस पे टकराई, टकराने के बाद यही प्रोसेस होता है कि इसका शेप देखो कुछ प्रिज्म जैसे ही हो रहा है, इसकी वजह से जब ये इस पे टकराएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद
इसमें कलर स्प्लिट होते हैं ऐसे करके। ऐसे ही कलर्स की स्प्लिटिंग जब होती है ना, अब होंगे यहाँ पे बहुत सारी ड्रॉप्स बारिश में, बहुत सारी व्हाइट राइज आ रही होंगी, जिस वजह से एक पूरा बैंड तैयार होता है जिसको आप रेनबो कहते हो। रेनबो का ऐसा स्पेक्ट्रम है आपके कलर्स की बैंड का, जो फॉर्म ही तब होता है जब ड्रॉप्स में और सूरज की रोशनी एक साथ हो ना, उसमें से रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। अब क्या होता है कि अब सर इसी हिसाब से तो बहुत सारे रेनबो बने चाहिए। हाँ, बहुत सी जगह होती है कि दो दो तीन तीन रेनबो एक साथ बन जाते हैं, पर क्या होता है कि मानो यहाँ से जब ये लाइट होगी पास हुई, स्प्लिट हुई, तुरंत ही इसके आगे एक और ड्रॉप आ गया, जिस वजह से ये लाइट्स वापस जुड़ जाती है और वापस एक व्हाइट लाइट की फॉर्म में होकर निकल जाती है। यही फिनोमिना यहाँ बना रखा है हमने कि जब दो ड्रॉप सामने सामने आ जाती है ना, तो पहले से स्प्लिट होकर गई, दूसरे वाले ने उसको वापस ठीक कर दिया, जिस वजह से रेनबो फॉर्म नहीं हो पाता, वही व्हाइट लाइट होकर गुजर पाती है। तो इसलिए बहुत कम या एक या दो ही रेनबो बन पाते हैं, कई बार होते हैं कि बनते ही नहीं है। यही पूरा फिनोमिना था आपके रेनबो के फॉर्मेशन का, कि कैसे व्हाइट लाइट आके स्प्लिट होती है, कलर्स में बैंड होती है और वापस आके जुड़ के निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा। देखो जैसे मैंने बताया ना कि रेनबो के बारे में अच्छे से देखेंगे कि आपका सन है, ये आपकी ड्रॉप थी, तो यहाँ किसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हुई, तो जिस वजह से डिस्पर्जन हुआ कलर्स में। डिस्पर्जन होने के बाद यहाँ से वो क्या होता है कि रिफ्लेक्शन होती है, बहुत बार, कई बार होती है कि स्ट्रेट निकल जाती है, कई बार होती है कि रिफ्लेक्शन आ जाती है। ये फिनोमिना आप पढ़ोगे, आपकी 12th क्लास में फिजिक्स है, सेम लाइट लाइट रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन का चैप्टर है, वहां आप अच्छे समझोगे कि होती क्या है। इसको आप कहते हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, इस नाम से जाना जाता है। जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्शन होगा, जब बाहर निकली तो रेनबो की फॉर्मेशन होती है, जो आप देख रहे हो ना, देखो कितनी छोटी सी प्यारी सा आंख है, यहाँ से देख रहे हैं, देखो अरे रेनबो बन गया, वाह, इसको तो पता है कि रेनबो बन गया, इसने तो पढ़ाई कर रखी है, अब आपको भी पता चल गया तो आप भी इसके बराबर हो गए। तो ऐसे पूरी फॉर्मेशन होती है, आप थ्योरी यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो। पूरी थ्योरी अगर हम पढ़ेंगे तो लेक्चर ज्यादा लंबा खींचेगा, आप समझ तो आप गए ही होगे अच्छे से कैसे रेनबो की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एक चीज और समझते हैं थोड़ा मजेदार तरीके से, इसी को और अच्छा थोड़ा अच्छे से आपको समझ आएगा कि बेंडिंग हो क्यों रही है, कम ज्यादा क्यों हो रही है, बेंडिंग वेवलेंथ क्यों है कम ज्यादा। मानो कोई ताकतवर इंसान है और एक कमजोर इंसान है, दोनों गए मार्केट, मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने दुकान है थोड़ी दूरी पे, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत पब्लिक है। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे में ताकत होगी तो मैं सबको धक्का देते हुए, अलग करते हुए कि हटो हटो, मेरे को दुकान जाना है, जल्दी जल्दी हटो हटो हटो, ऐसे करके धक्का दूंगा और ऐसे करके निकल जाऊंगा और सीधा चले जाऊंगा। हो सकता है कि थोड़ा सा पाथ से डेविएट करूं, कि मैं ऐसे करूं, कोई हट नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाऊं, थोड़ा सा ऐसे होके निकल जाऊं, पर मैं स्ट्रेट निकल जाऊंगा जितना ज्यादा हो सके। क्यों? क्योंकि मेरे में इतनी ताकत थी कि मैंने लोगों को साइड कर दिया। तो वही फिनोमिना होता है आपका रेड कलर का। जो रेड कलर होती है ना, उसकी वेवलेंथ होती है ज्यादा, तो ज्यादा बेंड नहीं हो पाती। अब ये जो आपकी ये जो मीडियम है ना, ये पूरा वही भीड़ वाला एरिया है, कि आप ऐसे करें भीड़ में घुसे, आपको यहाँ पहुंचना है, तो ये क्या करेगा, आपको बेंड करने की कोशिश करेगा, आपको पास डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। वॉयलेट क्या है कि एक कमजोर इंसान है, जैसे कि मैं बहुत जैसे कमजोर हूँ, अब मैं भीड़ को धक्का दे रहा हूँ कि हटो हटो, मेरे को उस साइड जाना है, भीड़ ने मुझे ही धक्का दे दिया, मैं पीछे हो गया, तो मैं कहूंगा मैं इधर से जा ही नहीं रहा, मैं पीछे की गली से घूम के निकल जाऊंगा, मैं साइड से होके कोने कोने से होके निकल जाऊंगा, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं इतने लोगों को साइड करके निकलूं। तो वही आपका बेचारा वॉयलेट होता है, जो इतनी कम वेवलेंथ होती है, जिस वजह से बहुत ज्यादा बेंड हो जाता है। अब यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी, अब ये ट्रेवल भी देखो कितना ज्यादा कर रहा है, रेड को कम ट्रेवल करना पड़ रहा था, वॉयलेट को ज्यादा करना पड़ रहा है, तो ये और ज्यादा बेंड होता हो जाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, ताकत कम है, तो भीड़ इसको साइड कर देती है, बेचारा साइड से होकर गुजर जाता है। तो ये तो पूरा फिनोमिना था आपका कि कैसे बेंडिंग होती है, उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, कि हमारा जो सन है वो क्या, बहुत बार क्या होता है कि रेड कलर का दिखाई देता है सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे, वो फिनोमिना भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। जो आपके स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं, क्यों करते हैं वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, वो भी पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इन सबको पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या है। Atmospheric refraction is the bending of light as it passes through the Earth's atmosphere. This bending occurs because the density of atmosphere change with altitude, causing light to travel at different speeds. अभी आपकी देखो अर्थ है, छोटी सी प्यारी सी अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर है बहुत सारी लेयर्स, एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन, बहुत सारे आपको पता है, इतना तो आपने पढ़ा ही रखा होगा छोटी क्लासेस से, कि ऊपर बहुत सारे लेयर्स होती है और सबकी इंटेंसिटी कम होती है। कहीं पे क्या होता है कि गर्मी ज्यादा है, किसी लेयर पे आपको ठंड ज्यादा लगेगी, तो सबकी अलग इंटेंसिटी होती है, कहीं पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कहीं पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, कहीं पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है। तो ऐसे डिफरेंट मीडियम होते हैं, बहुत सारी लेयर्स कुछ कुछ दूरी पे होती है, बहुत सारी होती हैं। तो जिस वजह से अब देखो मीडियम चेंज होता है, तो रिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि मीडियम चेंज होता है तो लाइट होती है बेंड। अगर यहाँ पे आपका सन है, आपका सूरज यहाँ पे है, उसने अपनी रेज यहाँ फेंकी ऐसे करके, तो क्या होगा कि जब मीडियम चेंज हुआ तो बेंड हो जाएगी थोड़ी सी,
अच्छे से समझते हैं कि सूरज की रोशनी ऐसे करके आई, ये आपका नॉर्मल था इस पॉइंट का, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, जैसे थोड़ी डेंस को डेंसर मीडियम में आएगा तो इधर को थोड़ी बेंड होगी। अब यहाँ का भी कुछ नॉर्मल होगा, तो जिस वजह से और बेंड हो जाएगी इस साइड को। तो इसी बेंड की वजह से जैसे यहाँ से लाइट गई ऐसे गई, बेंड होगी थोड़ी सी ऐसे हो गई, और बेंड होगी कुछ ऐसी होगी। तो आपको ऐसा लगेगा, अब आप यहाँ पे खड़े हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा आपकी लाइट जो आपके ऊपर सूरज है वो इधर गई है। सूरज की पोजीशन एक्चुअली इधर है, ये बेंडिंग होने की वजह से, इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, इतनी जब लेयर पार कर रही है ना सूरज की रोशनी, तो हमको ऐसा लगता है, हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि सूरज है जो सामने ही है, इस साइड को ही है। देख रहे हो कितना कमाल का फिनोमिना है कि एक्चुअली तो पोजीशन यहाँ है सूरज की, पर हमको दिखती यहाँ है। सोचो कितनी वो अच्छी बढ़िया बात है कि रिफ्रैक्शन। इससे पहले आपको पता था? नहीं पता होगा। कैसे पता होगा? पहली बार आप आए हो हमारे चैनल पे तो पूरी डिटेल से जाकर समझाएंगे अच्छे से आपको। तो ये आपका रिफ्रैक्शन, अभी इसी के बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं, वो पढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड फिनोमिनाज होते हैं। सबसे पहले आता है आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी बार रिपीट करा गया एग्जाम में, इतनी बार डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछते हैं, डिफाइन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग, व्हाई प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के देते हैं एग्जाम में। इतना मतलब देख रहे हो, पूरा आपको 4 नंबर का तो ऐसे ही मैंने बता दिया एग्जाम में आना ही है। तो थ्योरी तो आप यहाँ से पढ़ लोगे। अब एक्चुअली हम पढ़ते हैं कि होता क्या है। देखो मेन एक पहला क्वेश्चन तो आपको ये बनता है कि ट्विंकल क्यों करते हैं, कि जो आपके स्टार्स है ना वो है बहुत ज्यादा दूर। अब वो इतनी ज्यादा दूर है कि बहुत सारे भतेरे भर भर के आपके मीडियम्स ट्रेवल करते हैं, इतने सारे मीडियम ट्रेवल करके आते हैं ना, जिस वजह से उसकी बेंडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा ऐसे ऐसे बेंड करते हैं, जिगजैग फॉर्म में आते हैं, जिस वजह से हमको लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं। और उनकी पोजीशंस भी एक्चुअली होती कहीं और है। जैसे सूरज की पोजीशन, सूरज भी तो एक स्टार ही है ना, सूरज भी तो एक स्टार है, सन एक स्टार होता है, उसकी पोजीशन कहीं और है, हमको दिखता कहीं और है। ऐसे जो आपके स्टार्स है उनकी पोजीशन भी वो भी चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन, और एक्चुअली रिफ्लेक्शन की वजह से भी हमको पोजीशन कहीं और दिखेगी, और इतने मीडियम ट्रैवल करके उसकी लाइट आ रही है, जिस वजह से हमको लगता है कि वो ट्विंकल कर रही है। मेन कॉज तो ये, थ्योरी तो आप पढ़ लोगे, थ्योरी का क्या है, आपने पढ़ा, एग्जाम में करा, समझाने का था, हमने समझा दिया अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आपका अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। ये भी वही चीज है कि जब इतने मीडियम वो ट्रैवल कर रही है ना, एक्चुअली जैसे हमने सन का देखा कि सन इतनी ज्यादा बेंडिंग हो जाती है, जिस वजह से हमें लगता है वो आ कहीं और से रहा है, होता वो इस जगह हमको दिखेगा इस जगह, वो यही फिनोमेना है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि प्लेनेट क्यों नहीं करते ट्विंकल। देखो पहला पॉइंट तो ये है कि स्टार्स होते बहुत ज्यादा दूर और होते बहुत छोटे इन कंपैरिजन टू आपके प्लैनेट्स। प्लैनेट्स होते आपके पास, साइज में होते बहुत ज्यादा बड़े, इतने ज्यादा बड़े होते हैं, यही उनका एक मेन, ऐसा लगता है कि वो एक छोटी सी डिस्क है। जैसे आपको चांद एक वो लगता है ना, एक गोल सी डिस्क लगती है आपको, चमकती हुई डिस्क कोई आसमान में टंगी हुई है, ऐसे आपके प्लैनेट्स होते हैं, जिस जो इतने ज्यादा साइज में बड़े होते हैं और पास होते हैं इन कंपैरिजन टू स्टार, जिस वजह से वो दिखते नहीं हमें ट्विंकल करते हुए। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर हो गया। आंसर आप यहाँ से नोट कर लेंगे अपने नोट्स में हाथों हाथ। अगला है कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अभी जो मैंने समझाया ना कि जैसे आपका सन है, ये आपकी सरफेस है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, एक्चुअली वो होता यहाँ पे है, हमको दिखता यहाँ पे, क्यों? क्योंकि वो इतनी लेयर्स ट्रेवल कर रहा है ना, जब इतनी सारी लेयर्स को ट्रेवल करता है, यहाँ पे आपके इतनी सारी लेयर्स बनी हुई है, इतनी लेयर ट्रेवल करने की वजह से उनकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाती है कि आपको लगता है कि वो इधर से आ रहा है। अब आपको लगेगा कि सन इधर की पोजीशन है, अब क्या होगा कि थोड़ी देर में यहाँ जाते जाते अब वो सूरज सोचो कुछ देर बाद यहाँ पहुंचा, यहाँ से वो आपका ट्रेवल करके जा चुका है, तो यहाँ से भी पोजीशन जो है वो हटकी कुछ देर में यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ आ जाएगी, कुछ देर में आप यहाँ खड़े तो आपको सूरज दिखना बंद हो जाएगा। अब मानो कि सूरज यहाँ से दिखना ही बंद हो गया और यहाँ से जो इसकी पोजीशन है सन की वो यहाँ तक ही पहुंची थी, तो अचानक से ही गायब हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली वो है नहीं है यहाँ पे, था यहाँ पे, वो गायब हो चुका है, यहाँ से आपके आई के कांटेक्ट में नहीं है। तो वही एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट कि सन अचानक से जब यहाँ पे होता है तब आपको शो नहीं हो रहा होता उस दिन के टाइम पे, जैसे ही आपका थोड़ा और ऊपर आ जाएगा ना तब आपको यहाँ कहीं दिखेगा, इस जगह दिखने की जगह अगर वो यहाँ पहुंचेगा ना कहीं आपको दिखना चालू हुआ तो डायरेक्ट यहाँ दिखना चालू होगा, वही आपका एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट होता है, जो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को मैं बहुत ही आसान तरीके से बताता हूं कि लाइट एक्चुअली स्कैटर क्या होती है। कभी भी आपकी कोई, आपने टॉर्च ऑन करी है, टॉर्च ऑन करने के बाद टॉर्च की लाइट्स है, ये आपने टॉर्च ऑन करी, ठीक है, ऐसे करके रेस जा रही है इसकी, तो रास्ते में बहुत से पार्टिकल्स मिलेंगे इसे, रास्ते में बहुत सी चीजें आएंगी। मान लो कि आप यहाँ सामने आके खड़े हुए, आप भी सामने आके खड़े हुए, ठीक है,
आप जैसे सामने आके खड़े होगे ना, तो लाइट ज्यादा पास नहीं हो पाएगी, कुछ लाइट होगी जो थोड़ा साइड साइड से ऐसे निकल के चली जाएगी, ज्यादातर आप लाइट ऐसे कवर कर लोगे। तो आपसे टकराने के बाद देखो, आप देखो चमक तो रही नहीं हो कि लाइट ऐसे फैले, फिर भी कुछ लाइट आपसे टकराने के बाद थोड़ी इधर उधर फैलेगी। मानो मैं मिरर रख दूं, मिरर रखने के बाद बहुत ज्यादा वो रिफ्लेक्ट करती है, जिस वजह से पूरे कमरे में रोशनी फैल जाएगी। आपसे टकरा के भी फैलेगी, पर आप इतने ज्यादा पॉलिश्ड नहीं हो, जिस वजह से नहीं फैल पाएगी। अब मिरर से फैल जाएगी। ऐसे इसके अगर मिरर भी ना हो ना, अगर यहाँ पे मिरर भी ना हो एक्चुअली, फिर भी आपके एनवायरमेंट में पार्टिकल्स तो मौजूद है ना बहुत सारे। जो आपकी व्हाइट लाइट है उसके रास्ते में बहुत सारे पार्टिकल आते हैं। अब इतने सारे पार्टिकल्स हैं कि जो एक पतली सी रेस जा रही होगी ना, एकदम पतली सी, वो जाकर अगर इस पार्टिकल से टकराएगी तो कहीं बेंड हो जाएगी। कोई और रे आ रही है, उस पर टकरा के इधर बेंड हो गई। अब एक और रे आ रही है, कुछ सीधी निकल गई, कुछ इधर टकरा के ऐसे बेंड हो गई, कुछ ऐसे बेंड हो गई। तो ऐसे बेंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी लाइट है पूरे कमरे में फैल जाती है। देखो जो आपका लाइट का बल्ब है ना, कमरे का बल्ब है, वो एक नॉर्मल लाइट है, उसको ऐसे सीधी रेस फेंकनी चाहिए, तो वो ऐसे फैल कैसा रहा है? क्योंकि स्कैटरिंग हो रही है, चारों तरफ फैल रही है। यही फिनोमिना होता है कि आपका स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। वो भी हम पढ़ेंगे कि स्काई आपको ब्लू क्यों दिखता है। देखो कितनी मतलब मजेदार चीजें एनसीईआरटी में आपके मेंशन कर रखी है, एक से बढ़कर एक, कि रेनबो कैसे फॉर्म हो रहा है, आई बॉल के अंदर तक हम चले गए। अभी हमने ये पढ़ा कि स्टार्स को ट्विंकल करते हैं। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि आपका आसमान नीला क्यों दिख रहा है। देखो मतलब फिजिक्स को मजे लेके पढ़ो, तभी आपको ज्यादा मजा आएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की थ्योरी एक बार पढ़ते हैं। लाइट इज स्कैटर्ड व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद पार्टिकल दैट आर कंपेरेबल साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड स्मॉलर। दीज पार्टिकल्स कैन बी मॉलिक्यूल्स, एयर, डस्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स, कुछ भी हो सकते हैं। कि जो आपकी लाइट है वो बहुत ज्यादा अगर बारीक आ रही है ना वेवलेंथ के तौर पे, तो आपके पार्टिकल्स वेवलेंथ से तो बड़े ही हैं, तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं इधर उधर। वही आपका पूरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप पढ़ते हैं हमारा टिंडल इफेक्ट। जो आपको ये फिनोमिना था ना, जिसको मैंने एग्जांपल लेके समझाया, वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना है। मैंने आपको एग्जांपल जो लेके समझाया ना, वो टिंडल इफेक्ट था। आपने बहुत बार देखा होगा कि घरों में जब लाइट चली जाती है, पूरे कमरे में अंधेरा है, दोपहर का टाइम है, तो खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही होती है थोड़ी सी, वो ऐसे जैसे आपकी विंडो है ना, ऐसे आपने इतने पे कर्टेन लगा रखा है, तो इतने से जो रोशनी आपकी आ रही होगी ना इधर को, ऐसे आपकी रोशनी आ रही है जो, इस रोशनी में आपको पार्टिकल्स दिखने लग जाते हैं। कभी कभार आप टॉर्च जलाओ अंधेरे कमरे में, टॉर्च जलाने के बाद भी चारों तरफ अंधेरा है, उतने के आगे जितने पार्टिकल्स होंगे ना, आप वो दिखाई देने चालू हो जाते हो। वो क्या होता है? वही आपका टिंडल इफेक्ट होता है मेन। यही आपका एक फिनोमिना है कि जब भी एक लाइट, व्हाइट लाइट एक बीम की तरह ट्रेवल कर रही होती है, उसके रास्ते में बहुत से पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, वो आपको होता है टिंडल इफेक्ट। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो कि आपने एक पानी में चीनी मिलाई, एक पानी में नमक मिलाया, एक पानी में रेत मिलाया। रेत तो मिलेगा नहीं, तो जब आप जिसमें आपने चीनी मिला उसमें से आप लाइट मारो तो लाइट सीधे पास हो जाएगी, कुछ नहीं दिखेगा। नमक से बहुत ही कम पार्टिकल्स आपको दिखेंगे उसमें, और रेत तो आपकी मिली नहीं है, तो उसमें से सारे सारे आपको पार्टिकल जितने भी छोटे छोटे कंकड़ है ना, सारे उसमें लाइट्स के शैडो आपको दिखेगी। वही आपका समझ में आ जाएगा कि टिंडल इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। नेक्स्ट है आपका ब्लू कलर क्यों होता है स्काई का। अभी मैंने बताया था ना ब्लू कलर पढ़ेंगे, तो आओ पहले डायग्राम से समझते हैं, इसको अच्छे समझते हैं, फिर आप थ्योरी तो पढ़ लोगे। थ्योरी का क्या, आप पढ़ ही लोगे, मेन आपको समझ में आना चाहिए कि स्काई एक्चुअली ब्लू क्यों होता है। देखो अब सूरज की रोशनी व्हाइट लाइट फेंक रहा है, रिफ्रैक्शन हो रही है, ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं, लेयर से रिफ्लेक्शन होकर वो डिफरेंट में स्प्लिट हो रहा है, डिफरेंट कलर में स्प्लिट होकर जब आ रहा है, स्प्लिट होने के बाद मैंने बताया था ना इनकी ताकत है ज्यादा। ये जो आपके कलर्स है ना, इनकी ताकत है ज्यादा, इन कलर्स की ताकत है कम। इनकी ताकत है ज्यादा, ये रिफ्लेक्शन कम होती है इनकी। मैंने बताया ना कि इनकी जैसी ताकत ज्यादा है, मैं भीड़ में घुस रहा हूँ, मेरी ताकत ज्यादा, तो मैं सबको साइड करके निकल जाऊंगा, तो ये ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। आके सीधा आप यहाँ खड़े हो तो आपकी सीधा ऐसी व्हाइट लाइट आगे दिख जाएगी। इनकी वेवलेंथ कम है, जिस वजह से जैसे इनकी रिफ्लेक्शन होने जा रही होगी ना, जैसी बेंडिंग होनी चालू हो जाएगी, इतने सारे लेयर्स पड़ते हैं रास्ते में, इतने सारे लेयर्स जो आपके पड़ जाते हैं ना, जिस वजह से इनकी इतनी ज्यादा बेंडिंग हो जाती है कि वो कहते हैं कि भाई क्या ही करूंगा नीचे जाके, ये तो रास्ते में भीड़ में दब जाएंगे। जिस वजह से इनके इतने ज्यादा स्कैटरिंग होने की वजह से ये पूरा आपके स्काई में ही ऐसे फैल जाते हैं, पूरे स्काई में ऐसे स्कैटर हो जाते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या था? यही तो था कि वो पूरे में फैल गया। अब देखो जो आपका ब्लू था, इनकी वेवलेंथ ज्यादा पहुंच गई, इनकी कम थी, तो ये ऐसे पूरे में स्प्रेड हो जाएंगे। अब इनके पूरे स्प्रेड होने की वजह से ही जो आपका स्काई है, इनके कॉम्बिनेशन की वजह से, देखो इंडिगो है, पर्पल है, लाइट ब्लू है, इन सारे कलर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से ही जो आपका स्काई है ना, वो दिखता ब्लू है। एक्चुअली आपका स्पेस है ब्लैक, पर इन कलर्स की वजह से ये पूरे में फैल चुके हैं ना, इसी स्कैटरिंग की वजह से जो आपका एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग हो रही है, इसी वजह से आपका स्काई ब्लू दिखता है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, आया ना? लाइक कर दो इसी बात पे, और प्यारा से कमेंट जरूर डाल देना, हाँ, तो टाइम स्टैम्प के साथ, कोई डाउट आ रहा हो तो भी। अब थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लो।
कि ब्लू और वायलेट कलर है, उनकी वेवलेंथ होती है बहुत कम, फ्रीक्वेंसी होती ज्यादा, जिस वजह से वो स्कैटर हो जाते हैं पूरे में। फ्रीक्वेंसी आप समझ लेना कि ट्रेवल करने की स्पीड, वेवलेंथ हो गई आपकी ताकत, फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी ट्रेवल करने की स्पीड, कि बहुत तेजी से आके टकराते हैं और खुद ही इतने वीक होते हैं कि टकराने के बाद खुद ही बिखर जाते हैं। ठीक है, बाकी कलर के मुकाबले इनकी कंपैरिजन करके थ्योरी में बताया गया है, अच्छे से आप देख लो, नोट्स कर लो यहाँ से। तो ये था आपका पूरा प्यारा सा चैप्टर जिसको हमने वन शॉट के अंदर खत्म कर लिया है। देखो कितना अच्छा, थैंक यू है आपके लिए कि आप इतने अच्छे से पूरे पेशेंस के साथ अच्छे से चैप्टर समझ रहे हो। हम भी चाहते हैं आप लेक्चर में समझो अच्छे से और फोड़ के आओ एग्जाम में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो करके जाओगे, आप पे इतना ट्रस्ट है ही। कोई डाउट रह रहा हो तो कमेंट में जरूर बता देना। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो हमारा फिजिक्स से रिलेटेड लास्ट चैप्टर बचा है क्लास 10th का, वो भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आपको इतना तो पता ही होगा कि बहुत जल्दी हमारे मैराथन भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपसे मैराथन में भी हम खूब जम के क्वेश्चन पूछेंगे, तो अब भी अच्छे से समझ लो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।